इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का यह मूल मंत्र था और इसी मंत्र के बल पर हिंदुस्तान का युवा देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों पर झूलने के लिए बेताब था। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि जो देश को आज़ादी मिली है वो बहुत बड़ी शहादत के बाद मिली है। इसीलिए उस शहादत को हमको नमन करना चाहिए, उस शहादत को याद रखना चाहिए। आज इसी प्रकार का एक केस चला जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी या दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। आखिर ये दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो करजन है वो हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रकार से तीव्रता तो आई, लेकिन साथ में यहीं से उग्रवाद और क्रांतिकारी ये दोनों ही जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है उग्रवादियों का समूह या साथ में हम कह सकते हैं उग्रवादियों का जो ग्रुप है वो तीव्र हो गया। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल के पश्चात हिंदुस्तान के लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है, असंतोष है। और इस बंगाल विभाजन का कांग्रेस ने अपने तरह से यानी एक तरह से स्वदेशी के माध्यम से आंदोलन किया, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। एक व्यापक आंदोलन था। लेकिन दूसरी तरफ क्रांतिकारी जो है बम और पिस्तौल के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिलाने के लिए संकल्पबद्ध थे। और उसी समय मैंने कहा था कि बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी आंदोलन हुए, बड़े पैमाने पर अनुशीलन समिति, युगांतर सभा, नाना प्रकार के संगठन बने। मैंने ये भी आपसे कहा था कि 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर की गुमनाह के ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया। यानी मिदनापुर में एक प्रकार से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने का प्रयास किया जा रहा है। 30 अप्रैल 1908 को उसी बंगाल के अंदर आप देखिए कि मुजफ्फरपुर बम कांड हो रहा है। उस समय बंगाल का ही हिस्सा था। पंजाब में अगर जाते हैं तो सरदार भगत सिंह के जो चाचा हैं अजीत सिंह, उन्होंने किसानों का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में अगर जाते हैं तो महाराष्ट्र में आप देखिए कि नासिक षड्यंत्र केस इसी समय 1909 में हो रहा है। गणेश सावरकर को जैसे ही काला पानी की सजा होती है, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने हत्या कर दी, जो अभिनव भारत के सदस्य थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय हिंदुस्तान के कहीं उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कुलना के क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहा है। महाराष्ट्र में चल रहा है, उधर पंजाब में किसान मूवमेंट चल रहा है। जगह जगह जब आंदोलन होने लगे तो सरकार को लगा कि कलकत्ता से लगता है कि पूरे देश को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सरकार को लगा कि अब कलकत्ता से दिल्ली आना ही पड़ेगा, यानी राजधानी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। यानी भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियां, बढ़ते हुए आक्रोश, बढ़ते हुए असंतोष, क्योंकि हिंदुस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर इस समय आंदोलन चल रहे हैं, तो सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं अब जो है कलकत्ता की जगह जो है दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, जहां से हम लोग जो है दिल्ली दक्षिण भारत में भी कंट्रोल कर लेंगे, पूरब में भी कर लेंगे और पश्चिम में भी कर लेंगे। इसी समय लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड हार्डी की बात करता हूं। लॉर्ड हार्डी के शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार होता है और ये दिल्ली दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन भी हुआ। 12 दिसंबर 1911 को ये दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डी के समय में होता है और इसमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा तो होती ही है, लेकिन साथ में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का कहीं ना कहीं एक फरमान जारी हो गया। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा होती है राजधानी परिवर्तन की, और जब राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई तो 23 दिसंबर 1912, डेट याद करिएगा, 23 दिसंबर 1912 को एक प्रकार से वायसराय जो हैं लॉर्ड हार्डिंग, वो कलकत्ता से दिल्ली एक स्पेशल ट्रेन से आते हैं। स्पेशल ट्रेन से आने के पीछे कहीं के उद्देश्य है कि अब वो राजधानी परिवर्तन के लिए पूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, अब राजधानी बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ कलकत्ता से दिल्ली जो है 23 दिसंबर 1912 को आते हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक जुलूस जो है कहीं के उनके सम्मान में निकल रहा है, जिसको हम स्ट्रेट एंट्री भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेट एंट्री का मतलब यह है कि अब वायसराय जो है राजधानी दिल्ली बन चुकी है तो प्रवेश करेंगे
और इसीलिए नई दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन से ये स्टेट एंट्री का जो जुलूस था, जिसमें हजारों लोग जो है खड़े हैं, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे, हजारों का काफिला चल रहा था, लोग छतों पर कहीं न कहीं आम जनता की भीड़ थी, वायसराय को देख रहे हैं, उसके जुलूस को देख रहे हैं। वायसराय मोती नामक एक विशाल हाथी पर बैठा हुआ है, उसके पीछे एक भारतीय अंगरक्षक है जो उसको छतरी लगाए हुए है, आगे पीछे कुल मिला के गाड़ियों का काफिला चल रहा है। और ये काफिला जैसे ही चांदनी चौक आता है, सुनते जाइएगा, क्योंकि क्रांतिकारियों ने बना रखा था कि इस समय वायसराय को नहीं छोड़ना है, और इस समय उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नेतृत्व देने का काम एक व्यक्ति कर रहा है जिसका नाम है रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस जो है क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे हैं, और इसमें बहुत से क्रांतिकारियों का नाम आता है, चाहे मास्टर अमीर हरदयाल साहब भी कुल मिला के उत्तर भारत में लाला हरदयाल थे, लेकिन बाद में वो जो है एक प्रकार से गदर पार्टी से जुड़ जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी लोग थे, जैसे मास्टर अमी चंद की बात कर लेते हैं, बाल मुकुंद की बात कर लेते हैं, हनुमंत सहाय की बात कर लेते हैं, बसंत विश्वास की बात कर लेते हैं, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी उत्तर भारत में इस समय एक्टिव हो चुके थे, और उन्होंने प्रण कर लिया था कि इस राजधानी परिवर्तन के दौरान वायसराय को मारना है, सरकार को एक प्रकार से कहीं न कहीं दबाव में लाना है। तो जैसे ही ये नई दिल्ली पुराने रेलवे स्टेशन से जुलूस निकल रहा था, पूरा जो है अंदर जो है प्लानिंग बन चुकी थी, इसी समय जब ये जुलूस जो है लॉर्ड हार्डी का चांदनी चौक से निकल रहा था, दोपहर का समय था, उसी समय मैंने कहा कि छतों पर बड़े पैमाने पर लोग जो है खड़े थे, सड़क पर खड़े थे। तो एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसकी छत पर बहुत ज़्यादा महिलाएं थीं। ऐसा माना जाता है कि एक अज्ञात जगह से, नहीं ऐसा माना जाता उन्हीं महिलाओं की तरफ से, लेकिन वहां पर नहीं समझ में आया कि बम कहां से आया है, वहीं से एक बम चलता है और बम जो है हार्डी के कुलना के हाथी पर गिर जाता है। दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हार्डी बच गया, लेकिन जो अंगरक्षक था, जो छतरी लगाए था, वो मारा जाता है, वो भी घायल हो जाता है, उसको किसी तरह से उतारा जाता है, फिर उसको कहीं न कहीं एक तरह से जो है थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, फिर जो उसको बिठाला जाता है और जुलूस जो है चालू हो जाता है। लेकिन इसी समय चांदनी चौक को पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ये मालूम ही नहीं पड़ पाया कि आखिर ये बम आया कहां से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महिलाओं के कुलना के कहीं की जहां भीड़ बहुत ज्यादा थी जिस छत पर, वहीं पर महिलाओं के वेश में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं बसंत कुमार विश्वास वहां खड़े थे। यानी वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर बसंत कुमार विश्वास उन भीड़ में खड़े हैं, और वही बम जो है हार्डी के ऊपर मार देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हार्डी बच जाता है। पुलिस चारों तरफ छानबीन कर जाती है इस घटना को, जो दिल्ली में घटना हो रही है, इसी घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं, जिसमें हार्डी के ऊपर बम मारा गया था। अब आपको बताना चाहता हूं कि जब बम मार दिया गया, इसी समय अमी चंद ने लिबर्टी नामक एक कहीं ना कहीं पर्चा छपवाया, लिबर्टी, और लिबर्टी नामक पर्चा छपवाकर इस घटना की बहुत बड़ी तारीफ करते हैं। जगह जगह पर्चे जो है छपवाए गए, लगवाए गए। इस प्रकार से लिबर्टी नामक जो एक प्रकार से पर्चा है, जिस पर अमी चंद ने कहा है कि हमारे धर्मग्रंथ हमको ये आज्ञा देते हैं, हमको सिखाते हैं कि हमारी मातृभूमि का जो दुश्मन है उसे मार देना चाहिए। और इस घटना की प्रशंसा की जाती है। सरकार हरकत में आई कि ये लिबर्टी नामक समाचार पत्र यानी एक पर्चा कहाँ से निकल रहा है। धीरे धीरे सरकार जो है शिकंजा कसते कसते अंततः पंजाब के कपूरथला पहुंची है, और कपूरथला से ये पर्चे निकल रहे हैं, और जहां से पर्चे निकल रहे थे उसको देख रेख जो है कहीं न कहीं दीनानाथ के नेतृत्व में था। दीनानाथ का भी संबंध एक तरह से क्रांतिकारियों से था। दीनानाथ को जब सरकार ने पकड़ लिया तो दीनानाथ यातना के डर से या मृत्युदंड के डर से एक प्रकार से सरकारी गवाह बन जाता। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। अमी चंद जो पर्चे लिबर्टी नाम से छपवा रहे थे, जिसमें कहीं न कहीं इस घटना की प्रशंसा हो रही है, और इसमें कहा जाता है कि हमारे धर्मग्रंथ हमको कहीं न कहीं आज्ञा देते हैं, हमको सिखाते हैं कि जो हमारी मातृभूमि का दुश्मन है, जो हमारी मातृभूमि का शोषक है, उसको मार देना चाहिए। लेकिन सरकार जब इन पर्चों को ढूंढते ढूंढते पहुंची तो पंजाब के कपूरथला पहुंची, और वहां पर दीनानाथ जो इन पर्चों से सब कुछ जुड़े थे, वही सब कुछ देख रेख कर रहे थे। अंततः उनको पकड़ लिया जाता, और मैंने कहा दीनानाथ कमजोर निकला, और इस प्रकार से वो सरकारी गवाह बन जाता है। और जब सरकारी गवाह बन गया तो इस प्रकार से इस पूरा का पूरा जो है कॉन्स्पिरेसी, पूरा का पूरा जो मामला था उस पर से पर्दा हट जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं
अब धीरे धीरे गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। अमित चंद भी गिरफ्तार हुए, बाल मुकुंद भी गिरफ्तार हुए, अवध बिहारी भी गिरफ्तार होते हैं और इस तरीके से हनुमंत सहाय भी गिरफ्तार होते हैं। इसमें एक दूसरा गद्दार भी है। दीनानाथ का नाम तो हमने ले लिया कि दीनानाथ एक गद्दार था, क्रांतिकारी, लेकिन दूसरा भी एक गद्दार निकला और उसका नाम है सुल्तानगंज। अमित चंद के कोई पुत्र नहीं था, अमित चंद का कोई भी पुत्र नहीं है, तो उन्होंने अपने भतीजे को गोद ले रखा है और एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। और अमित चंद के पास जो भी संपत्ति थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपने भतीजे को एक प्रकार से वसीयत लिख रखी थी। लेकिन एक प्रकार से कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप, इस प्रकार से वो भतीजा आस्तीन का सांप निकला। जो सुल्तानगंज है वो आस्तीन का सांप निकलता है और एक प्रकार से अमित चंद के खिलाफ, यानी अपने धर्म पिता के खिलाफ ही उसने अदालत में गवाही देना शुरू कर दिया। दीनानाथ तो सरकारी गवाह बना तो बना, लेकिन मैंने कहा कि अमित चंद ने जिसे अपना पुत्र बना दिया था, जिसको सब संपूर्ण संपत्ति जिसको दे दी थी, आज अदालत में अमित चंद एक तरफ खड़े हैं, उनका भतीजा सरकारी गवाह बनकर दूसरी तरफ खड़ा है और अपने पिता की तुलना के हर बातों को सरकार के सामने उजागर कर रहा है। दीनानाथ जब उसको देखते हैं ये सब कहते हुए, यानी वो गद्दार अपने धर्म पिता कहें, पिता ही कहना चाहिए, पिता को फांसी के फंदे पर लटकवाने का पूरा प्रयास कर रहा है, यह देखकर अमित चंद फूट फूट कर कहीं न कहीं अदालत में ही रोने लगे। और कहते हैं कि अमित चंद उस घटना के बाद इतने ज्यादा उदास हो गए कि उनकी उदासी कहीं न कहीं फांसी के फंदे पर झूलने के बाद ही समाप्त हुई। इस तरह से जो है दो गद्दार जो है मैंने अभी कहा हुआ, और इस प्रकार से धीरे धीरे मैंने अभी कहा है कि अदालत का फैसला आता है। और अदालत का जब फैसला आया तो सभी लोग जानते हैं कि इस केस में जो है बहुत सी घटनाएं हैं। तो अदालत के फैसले के पहले हम एक बात और कहना चाहते हैं, इस घटना का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है रास बिहारी बोस। यानी दिल्ली षड्यंत्र केस के जो सूत्रधार थे वो रास बिहारी बोस थे, लेकिन रास बिहारी बोस किसी तरह दिल्ली से भागकर पंजाब पहुंच गए, यानी वो पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाते हैं। और पंजाब में मैंने कहा है कि एक फ्लैट उनके लिए अलग से लिया जाता है। और राम शरण दास, ध्यान रखिएगा, मैं कभी इनकी कहानी सुनाऊंगा, लाला राम शरण दास, जिन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ समय के लिए आप इनकी पत्नी बनकर इनके साथ रहें, जिससे लोगों को शक ना हो, क्योंकि अगर ये अकेले रहेंगे तो पुलिस को शक हो जाएगा और पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रकार से लाला राम शरण दास की जो पत्नी थी वो इस देश के लिए, इन क्रांतिकारियों के लिए, जैसे हमने सुना था कि कहीं ना कहीं दुर्गा भाभी जो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी, वो भगत सिंह की जान बचाने के लिए कुछ समय के लिए उनकी पत्नी बनी थी। इसी प्रकार से राम शरण दास की पत्नी जो है एक तरह से कुछ समय के लिए फ्लैट में उनके साथ रास बिहारी बोस के साथ रहती हैं और अंततः कुल मिला के भारत से निकल भागने में कामयाब होते हैं। रास बिहारी बोस जापान पहुंचते हैं और जापान पहुंचने के पश्चात वहां भारतीयों को, साउथ ईस्ट एशिया में जो भारतीय थे उनको एकत्र करते हैं और यहीं पर एक संगठन बनाते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वहां के लोगों को जागृत करता है। आजाद हिंद फौज के बनाने में भी रास बिहारी बोस का बहुत बड़ा रोल रहा। तो इस तरह से रास बिहारी बोस मास्टरमाइंड थे, लेकिन पकड़े नहीं गए। लेकिन मैंने अभी कहा कि अदालत का फैसला आता है और 8 मई 1915 को मास्टर अमित चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी, इन 3 लोगों को कहीं ना कहीं फांसी होती है। फांसी 4 लोगों को ही, लेकिन दिल्ली जेल के अंदर, दिल्ली जेल की बात कर रहा हूं, दिल्ली जेल में बाल मुकुंद, अमित चंद और अवध बिहारी, इन 3 लोगों को फांसी होती है। मैंने आप लोगों को घटना बताया है कहीं ना कहीं किसके ऊपर, बाल मुकुंद के ऊपर। और बाल मुकुंद के ऊपर कहीं ना कहीं कहा था कि उनकी जो विवाह हुआ है, उनकी शादी जो हुई थी वो 1 साल पहले हुई थी। क्रांति का नशा ऐसा चढ़ा था, देश की तुलना की स्वतंत्रता का ऐसा नशा चढ़ा था कि उस युवा ने अपनी पत्नी को भी समय नहीं दिया। यानी 1 वर्ष पहले उनकी शादी हुई है राम रखी देवी जी से, लेकिन अपनी पत्नी को भी समय नहीं दे पाए। देश के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ जाते हैं, उनको फांसी की सजा मुकर्रर हो चुकी है। दिल्ली षड्यंत्र केस में जब दिल्ली जेल में थे, उनकी पत्नी राम रखी देवी जब उनसे मिलने के लिए गई और पूछा कि आप क्या खाते हैं, मैंने अभी कहा कि इस प्रकार से, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। वो कहते हैं, हंसते हुए बाल मुकुंद कहते हैं कि क्या खाते हैं, मिट्टी डालकर, आटे में मिट्टी डालकर ये लोग रोटी देते हैं, वही खाना पड़ता
आता है। राम रखी देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, कहाँ सोते हैं? बोले, इसी अंधेरी कोठरी में एक कंबल पर सोता हूँ, गर्मी भी रहती है तो भी कंबल पर सोना पड़ता है। इस प्रकार से बड़ी यातना ये लोग देते हैं। इस बात को सुनने के बाद राम रखी देवी अपने आंसू को रोक नहीं पाई और आने के पश्चात अपने घर पर भी वही जीवन उन्होंने जीना शुरू कर दिया जो जीवन उनके पति बालमुकुंद जी रहे थे, जो जीवन बालमुकुंद साहब जी रहे थे। यानी घर पर आने के पश्चात उन्होंने भी आटे में कुल मिला के मिट्टी मिलाकर रोटी बनाना शुरू कर दिया, जमीन पर सोना शुरू कर दिया, इस प्रकार से कंबल पर सोना शुरू कर दिया। आसपास के मोहल्ले के लोग आकर समझाते हैं, उन्होंने कहा, ना, जब मेरे पति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है या मेरा पति जो इस प्रकार के जीवन जी रहे हैं तो मैं भी इसी प्रकार का जीवन जीऊंगी। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि बाबू, कम से कम सरकारों को इस इतिहास को सामने लाना चाहिए। हम राष्ट्र गान गाते हैं, हम वंदे मातरम कहते हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन मैं खुलकर आज बोल रहा हूं, ये भारत माता की जय या वंदे मातरम या राष्ट्रवाद तभी साकार होगा जब राम रखी देवी जैसी दुर्गा देवी से भी हमारे लिए वो कहीं न कहीं सर्वोच्च हैं, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाया नहीं जाएगा। क्योंकि राम रखी देवी का इतिहास जब महिलाओं तक पहुंचेगा तो उनको भी लगेगा कि इस प्रकार से कैसे जो है इन लोगों ने देश के लिए अपने स्वयं के शरीर पर इतनी यातना अपने जानबूझकर किया है और इस देश के लिए वो भी कुर्बान हो जाती हैं। मैंने अभी कहा कि जैसे उनकी सजा मुकर्रर हो गई, उसके बाद बाल मुकुंद को 8 मई 1915 को कहते हैं दिल्ली जेल में फांसी होती है। जब दिल्ली जेल में फांसी का समय आ गया 8 मई का, तो उन्होंने भी क्या किया कि सुबह सुबह जो है राम रखी देवी उठती हैं, नहाती हैं, बढ़िया श्रृंगार करती हैं, वस्त्र बढ़िया पहनती हैं और घर के बाहर बैठकर चबूतरे पर बैठ जाती हैं। और चबूतरे जब बैठी तो कहते हैं वो सती फिर उठी नहीं, वो पतिव्रता स्त्री उठी नहीं, यानी वहीं का वहीं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। यानी जिस दिन जो है बाल मुकुंद को फांसी हुई उसी दिन उन्होंने भी अपने जीवन को समाप्त कर दिया। कहीं ना कहीं जहर फहर नहीं खाया, एक कह सकते हैं कि उनके अंदर की जो अंतः प्रेरणा थी अब वो जीने के लिए तैयार नहीं थी। एक जगह यह भी आता है, लेकिन मैंने कहा कि उसी दिन जो मृत्यु हो रही है, जैसे श्रृंगार करके चबूतरे पर बैठी हैं और एक अंतः प्रेरणा जो है कुलना के जो पति के प्रति उनका था, जो अंतः कहीं न कहीं प्रेम उन पति के प्रति था, वो कह रहा था कि जब पति नहीं तो मैं भी नहीं, और इस तरह से उनका जीवन वहीं चबूतरे पर समाप्त हो जाता है। इस घटना की चर्चा स्वयं भगत सिंह ने अपने संस्मरण में किया है। इस घटना की चर्चा स्वयं मनमथनाथ गुप्त ने भी अपने संस्मरण में किया है और इस घटना की चर्चा उस समय के बहुत बड़े क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने भी किया है कि उसी दिन राम रखी देवी के जीवन की समाप्ति हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपको बताना, भगत सिंह तो यहां तक लिखते हैं कि राम रखी देवी उसी दिन अपने जीवन को समाप्त करती है और वो अपने पति के साथ वहां चली गई जहां पर ना तो कोई फांसी था, ना कोई संघर्ष था, ना कोई गुलामी थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके पति थे। और इस प्रकार से एक घटना आती है कि पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने 18 दिन तक अन्न और जल का त्याग कर दिया और अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। यानी पति के वियोग में कुल मिला के उन्होंने शरीर का त्याग किया। जो भी रहा हो, राम रखी देवी हिंदुस्तान की हर नारियों की आदर्श हैं, जिन्होंने एक प्रकार से इस क्रांति की अलग को जगाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए इस प्रकार से अपने पति के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस है जिसमें लॉर्ड हार्डी के ऊपर एक प्रकार से 23 दिसंबर 1912 को बम मारा जाएगा और इस घटना को कुल मिला के कहने की दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। केस दिल्ली में भी चला है, 4 लोगों को फांसी होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि दिल्ली जेल में बाल मुकुंद, अवध बिहारी और कहीं ना कहीं अमित चंद को फांसी होती है। अब एक जो बम जिन्होंने मारा था, जिनका नाम था बसंत विश्वास को काला पानी की इसमें सजा हुई थी, लेकिन उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी, इसलिए फांसी नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही कुल मिला के उनकी 18 वर्ष की आयु होती है, उसके बाद ट्रायल चलता है अपर लेवल पर और फिर उनको फांसी मुकर्रर कर दी जाती है और अंबाला जेल में बसंत विश्वास को फांसी होती है। यानी इस केस में 4 लोगों को फांसी हुई। मैंने अभी कहा अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमित चंद को दिल्ली जेल में और बसंत विश्वास को कहीं न कहीं एक प्रकार से जो है अंबाला जेल में फांसी होती है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने अभी कहा कि इस तरीके से उनकी 1 वर्ष आयु कम होने के बाद 17 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी उनको फांसी 9 मई को अगले ही दिन दे दी जाती है। इसके बाद हनुमंत सहाय को इसमें कहीं न कहीं आजीवन कारावास की सजा होती है। इस प्रकार से दिल्ली षड्यंत्र केस हिंदुस्तान के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमारे लिए क्रांतिकारी सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं,
क्योंकि देश की आज़ादी इन्हीं क्रांतिकारियों की शहादत के कारण मिली है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। और नोटों में भी लिपटकर और सोने में भी सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।